बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जावेद चौधरी साहब अपने कलम चूल्हे और माए में लिखते हैं, हम लोग अभी कॉलेज में थे तो बहू फयाज जर्मनी चला गया। बहू का ख्याल था कि अगर हमने पढ़ लिख कर भी नौकरी करनी है तो फिर ये काम अभी से क्यों ना किया जाए। उसने किसी एजेंट को 50-60 हज़ार रुपये दिए और फ्रैंकफर्ट चला गया। जर्मनी में उसने बाथरूम धोने से अमली जिंदगी का आगाज किया। बहुत होशियार आदमी था, चुनाचे उसने जल्द ही पाकिस्तानियों का ग्रुप बना लिया। पूरी इमारत के टॉयलेट्स और बाथरूम्स का ठेका लेने लगा। थोड़ी मुद्दत बाद उसने चंद प्लम्बर्स भी अपने ग्रुप में शामिल कर लिए। अब वो बाथरूम्स की टूटियां और शावर भी ठीक कर देता था। इसका काम चल निकला और प्लम्बर्स के बाद लकड़ी के कारीगर आए और इनके बाद राजमिस्त्री। बहुफयाद ऐसा ऐसा अच्छी खासी तामीराती कंपनी का मालिक बन गया। पैसा आ गया, घर ले लिया, गाड़ी खरीद ली। जब ये सारी तायुशात आ गई तो अब घर वाली भी चाहिए थी। बहू के वालिदैन चाहते थे कि वो सरगोदा के चक ही से कोई लड़की पसंद करे, लेकिन बहू जर्मनी पहुंच चुका था और वहां भी उसकी पोजीशन ठीक ठाक थी। चुनाचे बहू किसी खूबसूरत गोरी चिट्टी जर्मन खातून के चक्कर में था। ये कशमकश 2 वर्ष तक रही, यहाँ तक कि एक दिन बहू के वालिदैन को जर्मनी से खत मौसूल हुआ, मैंने शादी कर ली है, आप मेरे लिए दुआ करें। बहू की माँ ने रोना पीटना शुरू कर दिया। मेरी बहू के साथ दोस्ती थी, वो मुझे मुसलसल खत लिखता रहता था और वो अपनी अज़दवाजी जिंदगी से बहुत खुश था। मैं यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ तो एक रोज मुझे बहू का खत मौसूल हुआ, यार मेरी बीवी घर छोड़कर चली गई है, 3 बच्चे मेरे पास हैं, मैं संभाल नहीं सकता, तुम किसी तरह माँ जी को मेरे पास भेज दो। मैं इसी रोज बहू के चक चला गया। माँ जी जर्मनी जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो जिंदगी में कभी सरगोदा तक नहीं गई थी और ये तो जर्मनी था, 7 समंदर दूर। मैंने माँ जी को कैसे मनाया, इन्हें धोती कुर्ते की जगह सलवार कमीज पहनने पर कैसे मजबूर किया, इनका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट कैसे बनवाया और आखिर में इन्हें जहाज में कैसे बिठाया, ये एक अलग दास्तान है, एक अलग कहानी है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, माँ जी जर्मनी चली गई। 2-3 महीने आराम से गुजर गए। मैं रोजगार के चक्कर में शहर शहर फिरता रहा। एक रोज मैं वापस लाला मूसा गया तो बहू फयाज का खत मेरा मुंतजिर था। बहू बहुत खुश था। बहू का कहना था कि माँ जी ने आते ही घर का सारा निजाम अपने हाथों में ले लिया है, बच्चों की देखभाल शुरू कर दी है। फिर मुझसे मेरी बीवी का एड्रेस लिया, मेरी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की को साथ लिया, मेरी बीवी के पास गई, इस पर पता नहीं क्या पार कर फूंका, वो शाम को अटैची केस उठाकर वापस आ गई। हम सब ठीक है, मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे सब एक छत तले मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं। माँ जी वापस आ रही हैं। मैं ये खत पढ़कर हैरान रह गया। माँ जी वापस आई तो मैं इनसे मिलने चक गया। माँ जी ओपनों की आग पर दूध की चटोरी रख रही थी। मैं इनके पास आकर बैठ गया। वो बड़ी खुश दिली से जर्मनी के किस्से सुनाने लगी। वहाँ के लोग कैसे थे, इमारतें, सड़कें, गाड़ियाँ कैसी थीं। जब वो सुनाते सुनाते थक गई तो मैंने बहू फयाज की बात छेड़ दी। हंसकर बोली, जर्मनी पहुंचते ही मैंने धोती बांध ली। मैं सलवार में बेचैनी महसूस कर रही थी। मैं फयाज के बावर्ची खाने में गई। मैंने देखा वहां चूल्हा भी है, बर्तन भी और खाने की मेज भी, लेकिन खाना पकाने के कोई आसार नहीं। मैंने फयाज से पूछा तो उसने कहा, अम्मा हम जब से इस घर में आए हैं हमने एक बार भी चूल्हा नहीं जलाया। हम पैकेट में बंद नाश्ता लेकर आते हैं, बच्चे भी वो खा लेते हैं और हम दोनों भी। दोपहर को दफ्तर से खाना खाते हैं और शाम को सब बहर से, लिहाजा कभी चूल्हा जलाने की नौबत नहीं आई। माँ जी मुस्कुराई और सुरमई ओपलों को तिनके से कुरीदने लगी। चूल्हे में चिंगारियां सी उड़ने लगी। मैंने फयाज से कहा, मूर्ख, जिस घर में चूल्हा न जले वो घर कभी आबाद नहीं रह सकता है। तुम लोगों ने 7 साल तक चूल्हा जलाया, ना ही हांडी पकाई, फिर तुम लोग सुखी कैसे रह सकते थे। फयाज ने कहा, अम्मा क्या जहालत की बातें करती हो, चूल्हे का घर से क्या ताल्लुक। मैंने उससे कहा, अच्छा देखो, तुमने चूल्हा बुझा कर देख लिया, अब मुझे जला कर देखने दो। तुम जीत गए तो तुम्हारी सारी साइंस, सारी तरक्की और सारा इल्म जीत जाएगा। मैं जीत गई तो हमारी रीत रस्म की सच्चाई साबित हो जाएगी। फयाज चुपचाप बाहर निकल गया। मैंने सौदा मंगवाया और इस शाम बिस्मिल्लाह करके घर में चूल्हा जला दिया। बच्चे दरवाजे से लगकर हैरत से देखते रहे। मैंने हांडी पकाई, नीचे चादर बिछाई और फिर बच्चों को बिठाकर हाथ से खाना खिलाने लगी। शुरू में बच्चे लुकमे लेने से पहले मुंह बनाते थे, लेकिन फिर मजे ले लेकर खाने लगे। उस रात फयाज ने भी खाना घर से ही खाया। चंद दिनों बाद घर की हालत ही बदल गई।
मैं खाना पकाती और बच्चे खुद ही चादर बिछाकर बैठ जाते। फियाज और इसके दोस्त भी खाने के वक्त घर आ जाते। यूं वो घर जिसमें कभी हू का आलम होता था, इसमें जिंदगी आ गई, चहल पहल हो गई, कह के लगने लगे। फिर एक रोज मैं अपनी बहू के घर चली गई, उसे समझाया, उसे साथ ले आई। यूं मेरे फियाज का घर दोबारा आबाद हो गया। माँ जी के आखिरी फिक्रे पर मैंने हैरत से इनकी तरफ देखा। वो मुस्कुराई। तुम सोच रहे हो वो अम्मा को पंजाबी के सिवा एक लफ्ज नहीं जानती? उसने जर्मन लड़की को कैसे समझा लिया? मैं शर्मिंदा हो गया। माँ जी ने कह कर लगाया, बेवकूफ, माँ के पास एक जबान होती है जिसे सिर्फ बेटी समझ सकती है। बेटी दुनिया के किसी कोने में हो, इसका ताल्लुक किसी रंग, नस्ल और जबान से हो, माँ जूं ही इसके पास पहुंचती है, वो बगैर सुने उसकी बात समझ जाती है। मैंने उसके घर में दाखिल होकर इसके सर पर हाथ फेरा, इसके माथे पर बोसा दिया और वो मेरे गले लग कर रोने लगी। वो भी रोती रही और मैं भी। जब आंसू रुके तो मैंने उसे पंजाबी में कहा, पुत्र खामद का घर ही अपना होता है, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और जर्मनी में बोली, माँ जी आप बैठे, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। माँ जी रुकी और ऐसा से बोली, तुम मर्द बेवकूफ होते हो, तुम नहीं जानते माया और चूल्हे कितने कीमती होते हैं। जिन घरों में माँ न हो, इसमें सुकून नहीं होता, और जिन घरों में चूल्हे न जले, वो घर कभी आबाद नहीं रह सकते। नादरीन, मैं हूं अब्दुल गफूर रहमानी। दौरान मुतालिया बहुत सी तहरीरें ऐसी निगाह से गुजरती हैं जो मेरा दिल करता है आपसे भी शेयर करूं। आपको अगर मेरी ये काविश अच्छी लगे तो मेरे चैनल हिस्ट्री विद रहमानी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर बेहतर समझें तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें। शुक्रिया।